नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में भाग 6 तक पढ़ा था। आज हम बात करेंगे भाग 7 की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आज इसके अंतर्गत हम अध्याय 5 भाग 7 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सतह रसायन। और सतह रसायन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हार्डी और सुल्ज। क्या पढ़ेंगे हम आज? हार्डी सुल्ज नियम। हार्डी सुल्ज नियम। तो देखते हैं हम हार्डी सुल्ज नियम क्या होता है। तो देखें हम क्या है हार्डी और सुल्ज नियम। हार्डी और सुल्ज ने क्या किया, हमने स्कंदन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था स्कंदन के बारे में? कि स्कंदन यानी कि कोलाइडी कण जो होते हैं, कोलाइडी विलयन जो होता है, उनके कणों पर क्या होते हैं, आवेश होते हैं। और जब उसमें उचित अन्य पदार्थ मिला दिया जाए तो वो आवेश एक दूसरे के पास आ जाते हैं, आवेश नष्ट हो जाते हैं और जो कोलाइडी कण होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? स्कंदन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोल रहे थे? स्कंदन। अब हार्डी सुल्ज ने स्कंदन अभिक्रिया का अध्ययन किया और देखा, क्या देखा कि उन्होंने कोलाइडी विलयन लिया, फिर इस कोलाइडी विलयन में आयन मिलाए। क्या मिलाए? इसमें आयन मिलाए। उन्होंने पहले Na+ आयन, जैसे हम ये Na+ आयन मिलाते हैं तो ये Na यानी कि सोडियम आयन, कितना आयन है यहाँ पर? एक आयन है। इसको मिलाया तो ये जो कण है वो कण एक दूसरे के पास पास आते हैं और नीचे बैठते हैं। फिर बाद में इससे बड़ा आयन, जैसे मान लो Na3+ आयन, इसको मिलाया, तब भी क्या करते हैं? कण आते हैं और नीचे बैठते हैं। लेकिन यहां पे उन्होंने अंतर देखा। तो अंतर क्या देखा? जब Na मिलाया यानी कि एक आयन मिलाया, 1+ आयन मिलाया, तो कण आते हैं और नीचे बैठते हैं। लेकिन ये कैसे बैठते हैं? धीरे धीरे बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? धीरे धीरे। धीरे धीरे बैठते का मतलब क्या हुआ कि स्कंदन की जो क्रिया है वो धीरे धीरे घटित हो रही है। स्कंदन की क्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है। लेकिन अगर Al3+ आयन मिला दें तो स्कंदन की क्रिया तेजी से होती है। इसको मिलाने पे कैसे होती है? तेजी से होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कोलाइडी विलयन में अधिक आयन वाला पदार्थ मिलाते हैं तो स्कंदन की क्रिया तेजी से होती है। इसका मतलब यह है कि स्कंदन की क्षमता उसमें अधिक है। अगर उसमें कम आयन वाला पदार्थ मिलाते हैं तो स्कंदन की क्षमता धीरे धीरे होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम आयन में स्कंदन की क्षमता कम रहती है। तो हम इसकी परिभाषा किस तरह से लिख सकते हैं कि किसी आयन के द्वारा कोलाइडी विलयन का स्कंदन या कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण उस कोलाइडी विलयन में मिलाए गए पदार्थ के ऊपर जो आवेश या आयन उपस्थित होते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है?
जो मिलाए गए पदार्थ हैं उनकी संख्या पर, मतलब मिलाए गए जो पदार्थ होता है उनके ऊपर आवेश कितने हैं, अधिक आवेश है या अधिक आयन है तो स्कंदन जल्दी होगा, कम आयन है तो स्कंदन धीरे धीरे होता है। यही है हार्डी और सुलजे नियम। क्या समझे? सिंपल सी बात है, अगर कम आयन वाला पदार्थ मिलाएंगे तो स्कंदन या अवक्षेपण धीरे धीरे होगा, अगर अधिक आयन वाला पदार्थ मिलाएंगे तो अवक्षेपण तेजी से होगा। बस इतना सा ही नियम है। अगर हम इसके बारे में लिखें तो इसको प्रश्न बना लें। क्या प्रश्न बना लें इसका? हार्डी व सुलजे का नियम लिखिए। चलिए लिखिए, प्रश्न बना लो, हार्डी व सुलज का नियम लिखिए। हार्डी व सुलज का नियम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे आप, इसमें लिखो उत्तर। हार्डी एवं सुलज ने स्कंदन अभिक्रिया का अध्ययन किया। हार्डी एवं सुलज ने स्कंदन अभिक्रिया का अध्ययन किया और बताया कि हार्डी एवं सुलज ने स्कंदन अभिक्रिया का अध्ययन किया और बताया कि किसी आयन के द्वारा कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करने की क्षमता उस आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या पर निर्भर करती है। उस आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या पर निर्भर करती है। फिर से बोल रहा हूं मैं। हार्डी एवं सुलज ने स्कंदन अभिक्रिया का अध्ययन किया और बताया कि किसी आयन के द्वारा कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करने की क्षमता उस आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या पर निर्भर करती है। आगे लिखेंगे इसमें, जिस आयन पर आवेश अधिक होता है उसकी स्कंदन क्षमता भी अधिक होती है। जिस आयन पर आवेश अधिक होता है उसकी स्कंदन क्षमता भी अधिक होती है। जिस आयन पर आवेश अधिक होता है उसकी स्कंदन क्षमता भी अधिक होती है। फिर से बोल रहा हूं मैं परिभाषा। हार्डी एवं सुलज ने स्कंदन अभिक्रिया का अध्ययन किया और बताया कि किसी आयन के द्वारा कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करने की क्षमता उस आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या पर निर्भर करती है। जिस आयन पर आवेश अधिक होता है उसकी स्कंदन क्षमता भी अधिक होती है। पैराग्राफ चेंज करो, उदाहरण लिखो। आर्सेनिक सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। यह आर्सेनिक सल्फाइड का सूत्र है AS2S3। आर्सेनिक सल्फाइड कोष्टक करके उसके बाद में आर्सेनिक सल्फाइड के स्कंदन के लिए यदि Na+ मिलाएं, आर्सेनिक सल्फाइड के स्कंदन के लिए यदि Na+ मिलाएं तो अवक्षेपण देरी से होता है।
आर्सेनिक सल्फाइड के स्कंदन के लिए यदि Na+ मिलाएं तो अवक्षेपण देरी से होता है, जबकि जबकि Al3+ आयन मिलाएं तो अवक्षेपण शीघ्रता से होता है, जबकि Al3+ आयन मिलाएं तो अवक्षेपण शीघ्रता से होता है। फिर से बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, आर्सेनिक सल्फाइड के स्कंदन के लिए यदि Na+ आयन मिलाएं तो अवक्षेपण देरी से होता है, जबकि Al3+ आयन मिलाएं तो अवक्षेपण शीघ्रता से होता है। ये इसका उत्तर हो चुका है, एग्जाम्पल हो चुका है। इस चैप्टर में से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। तो ये इसका उत्तर पूरा हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, ये हार्डी-सुलजे नियम हो चुका है। अब बात करें हम हार्डी-सुलजे के बाद, देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कोलाइडी विलियन के बारे में पढ़ रहे हैं। और हार्डी-सुलजे नियम जो बोला वो भी कोलाइडी विलियन से संबंधित है। जितनी भी बातें हो रही है कोलाइडी विलियन से संबंधित बातें ही हो रही है। अभी हम बात करें पायस। ध्यान से देखेंगे क्या होता है पायस। अगर कोई कोलाइडी विलियन बनाते हैं तो कोलाइडी विलियन में कोलाइडी अवस्था जो होती है वो ठोस अवस्था भी हो सकती है और द्रव अवस्था भी हो सकती है, कोलाइडी अवस्था। तो ऐसा कोलाइडी विलियन जैसे कि हमने 10 लीटर पानी ले लिया और 10 लीटर पानी में हमने 1 लीटर तेल मिला दिया। क्या कर लिया हमने, 10 लीटर पानी ले लिया और 10 लीटर पानी में हमने 1 लीटर तेल मिला दिया। तो ये तेल जो था वो क्या बन गया, कोलाइडी विलियन बना देगा। क्या बन जाएगा, कोलाइडी अवस्था बना देगा। इसमें कौन अधिक है, पानी अधिक है। पानी यानी कि जल, कितना है, 10 लीटर है। अब अगर हम तेल मिलाते हैं तो तेल क्या हल्का रहता है, तो वो ऊपर आ जाएगा, इस तरह से जम जाएगा ऊपर। तेल कितना लिया हमने, 1 लीटर। कितना लिया, 1 लीटर। तेल कम मात्रा में है, कम मात्रा को बोलते हैं परिक्षिप्त। परिक्षिप्त मतलब क्या है, कम मात्रा। जो अधिक मात्रा में रहता है उसको बोलते हैं परिक्षेपण। ये शब्द ध्यान से याद रखेंगे, परिक्षेपण यानी कि अधिक मात्रा। अधिक मात्रा को क्या बोलेंगे, परिक्षेपण। कम मात्रा को क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त। जो कम मात्रा में है वो भी द्रव अवस्था में है और जो अधिक मात्रा में वो भी द्रव अवस्था में। अधिक मात्रा में क्या था, जल, वो भी द्रव अवस्था में। कम मात्रा में क्या था, तेल, वो भी द्रव अवस्था में। तो ये कम मात्रा और अधिक मात्रा दोनों मिले हुए हैं। तो ये जो विलियन है, इस विलियन को क्या बोलेंगे, पायस कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पायस। सिंपल है, अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। परिभाषा कैसे बोलेंगे, ऐसा कोलाइडी तंत्र
तंत्र यानी कि व्यवस्था, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त, परिक्षिप्त मतलब कम मात्रा, परिक्षिप्त तथा परिक्षेपण दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। परिक्षिप्त और परिक्षेपण दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार के तंत्र को क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। बात समझ में आएगी? पायस किसको बोलेंगे? ऐसा पदार्थ जो परिक्षिप्त अवस्था में वो पदार्थ भी द्रव अवस्था में हो, और परिक्षेपण अवस्था यानी कि अधिक मात्रा में हो वो पदार्थ भी द्रव अवस्था में हो। तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे तंत्र को कोलाइडी पायस कहते हैं। ऐसे कोलाइडी तंत्र को या ऐसे कोलाइडी पदार्थ को क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। पायस दो प्रकार का होता है, एक जल में तेल का पायस, एक क्या होता है? जल में तेल का पायस। दूसरा तेल में जल का पायस। ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, क्लियर है। पायस कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? जल में तेल का पायस और तेल में जल का पायस। जल में तेल का, इसका क्या मतलब हुआ कि जल अधिक है और तेल कम है। जैसे रोटी बनाते हैं हम, तो रोटी बनाते तो क्या करते हैं? आटे में नमक डालते हैं या नमक में आटा डालते हैं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि नमक में आटा डालते हैं या आटे में नमक डालते हैं। अब इसमें परिक्षिप्त कौन है और परिक्षेपण कौन है? रोटी बनाते उस समय नमक और आटे में कौन परिक्षिप्त है और कौन परिक्षेपण है? बताना जरूर। हाँ, वापस आ जाते हैं हम इधर तेल और जल में। जल में तेल का पायस, इसका मतलब क्या हुआ कि जल अधिक मात्रा में और तेल कम मात्रा में। पॉइंट जब हम डालेंगे, लिखेंगे उस समय कैसे लिखेंगे? जल में तेल का पायस, तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार के पायस में जल परिक्षेपण यानी कि अधिक मात्रा में होता है तथा तेल परिक्षिप्त अवस्था में होता है। दूसरा, जब तेल में जल का पायस, उसमें क्या लिखेंगे हम? इस अवस्था में तेल परिक्षेपण यानी कि अधिक मात्रा में तथा जल कम मात्रा में होता है। सबसे पहले तो ये पूरी बात हो गई पायस की। अब क्या करें हम? पायस क्वेश्चन बनाएं। लिखो क्वेश्चन, पायस क्या है? पायस क्या है? पायस क्या है? पायस क्या है? यह प्रश्न हो गया, इसका उत्तर लिखो। ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त अवस्था, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त अवस्था, उसके कोष्टक में लिख लेना कम मात्रा। परिक्षिप्त अवस्था, उसके कोष्टक में लिखा कम मात्रा, तथा परिक्षेपण अवस्था, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त अवस्था
तथा परिक्षेपण अवस्था। परिक्षेपण अवस्था के कोष्टक में लिख लेना अधिक मात्रा। कोष्टक बंद। दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। इस प्रकार के तंत्र को पायस कहते हैं। इस प्रकार के तंत्र को पायस कहते हैं। इस प्रकार के तंत्र को पायस कहते हैं। ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण अवस्था दोनों द्रव अवस्था में होते हैं, इस प्रकार के तंत्र को पायस कहते हैं। लिख लिया होगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ। ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त अवस्था, उसके कोष्टक में लिखा कम मात्रा, तथा परिक्षेपण अवस्था, उसके कोष्टक में लिखा अधिक मात्रा में नहीं लिखना है, अधिक मात्रा, कोष्टक बंद, दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। इस प्रकार के तंत्र को पायस कहते हैं। इस प्रकार के तंत्र को पायस कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करो। पायस दो प्रकार के होते हैं। पायस दो प्रकार के होते हैं। पायस दो प्रकार के होते हैं। पहला डालो। पायस दो प्रकार के होते हैं। अगली लाइन में पॉइंट डालो। पहला, जल में तेल का पायस। जल में तेल का पायस, पहला पॉइंट डाला है, जल में तेल का पायस। उसमें लिखो जल में तेल का पायस, उसमें लिखो, उस पॉइंट में लिखना है। इस प्रकार के पायस में जल परिक्षेपण तथा तेल परिक्षिप्त अवस्था में होता है। इस प्रकार के पायस में जल परिक्षेपण तथा तेल परिक्षिप्त अवस्था में होते हैं। होता है। इस प्रकार के पायस में जल परिक्षेपण तथा तेल परिक्षिप्त अवस्था में होते हैं। दूसरा डालो, तेल में जल का पायस। तेल में जल का पायस। तेल में जल का पायस लिखो उसमें। इस प्रकार के पायस में तेल परिक्षेपण तथा जल परिक्षिप्त अवस्था में होते हैं। इस प्रकार के पायस में तेल परिक्षेपण तथा जल परिक्षिप्त अवस्था में होते हैं। इस प्रकार के पायस में तेल परिक्षेपण तथा जल परिक्षिप्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर पूरा हो चुका है। अगला क्वेश्चन बना लो। जेली किसे कहते हैं? जेली। जेली क्या होता है? जेली दोनों चीज को हम साथ में समझ लेंगे। एक तो है जेली और दूसरा है शॉल। तो
क्या होता है जेली और शॉल? सिंपल है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक शब्द का अंतर है, बाकी समान है। उदाहरण चेंज हो जाएंगे, उसके उल्टे हो जाएंगे। देखो जेली क्या होता है, इसमें द्रव परिक्षिप्त होता है और ठोस परिक्षेपण होता है। मतलब द्रव जो है, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें द्रव कम मात्रा में रहता है और ठोस अधिक मात्रा में रहता है। तो जो घोल बनेगा, जो तंत्र बनेगा, उस तंत्र को हम जेली कहेंगे। और इधर साइड द्रव परिक्षेपण रहता है और ठोस परिक्षिप्त रहता है। ठोस कहता है परिक्षिप्त रहता है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना। यहाँ पे द्रव अधिक मात्रा में और यहाँ पे द्रव कम मात्रा में। यहाँ पे ठोस कम मात्रा में, यहाँ पे द्रव अधिक मात्रा में। तो परिभाषा जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त अवस्था में रहता है। द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त अवस्था में रहता है, उसे जेली कहते हैं। उदाहरण के लिए जो जूते का पॉलिश आता है, उसमें द्रव बहुत कम मात्रा में रहता है और ठोस अधिक मात्रा में रहता है। इधर शॉल, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें ठोस किसी द्रव में परिक्षिप्त मात्रा में रहता है या परिक्षिप्त अवस्था में रहता है। जैसे कि गोंद, गोंद में पानी पानी दिखता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी ठोस की मात्रा रहती है। गोंद है, शहद है, इसमें द्रव अवस्था ज़्यादा दिखती है, लेकिन ठोस अवस्था की भी थोड़ी बहुत मात्रा उसमें रहती है। तो चलिए लिखे हम इसके बारे में। किसके बारे में क्वेश्चन बनाए हमने, जेली किसे कहते हैं। जेली का उत्तर लिखो, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें द्रव किसी ठोस में, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त अवस्था में रहता है। ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त अवस्था में रहता है। ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार के तंत्र को जेली कहते हैं। तो इस प्रकार के तंत्र को जेली कहते हैं। तो इस प्रकार के तंत्र को जेली कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, साबुन तथा जूते का पॉलिश। साबुन तथा जूते का पॉलिश। फिर से परिभाषा बोल देता हूं मैं, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार के तंत्र को जेली कहते हैं। एग्जाम्पल, साबुन तथा जूते का पॉलिश। ठीक है, ये बात हो गई जेली की। अगला आता अपने पास शॉल। तो इसका प्रश्न बना लो, शॉल किसे कहते हैं, शॉल क्या होता है। इसका उत्तर लिखो, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें ठोस किसी द्रव में, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें ठोस किसी द्रव में परिक्षिप्त अवस्था में रहता है। ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें ठोस किसी द्रव में परिक्षिप्त अवस्था में रहता है।
ऐसा पलैडी तंत्र जिसमें ठोस किसी द्रव में परिचित अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार के तंत्र को शॉल कहते हैं। शॉल, शाल। तो इस प्रकार के तंत्र को शॉल, शाल कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो। गोंद का जल में बना हुआ विलयन। गोंद का जल में बना हुआ विलयन। गोंद का जल में बना हुआ विलयन, ये क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी साथ साथ में याद जरूर रखना। साबुन और जूते का पॉलिश काई का उदाहरण है, ये जेली का। और गोंद का जल में बना हुआ विलयन, ये काई का उदाहरण है, शॉल का। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का भाग अगले वीडियो में बात करेंगे हम। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और आप अच्छे से नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत जल्दी मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। पर कोशिश करता हूँ मैं कि हर बार आपको वीडियो मिलती रहे। लेकिन कभी कभी लंबा गैप हो जाता है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें। मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।